हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम क्लास 12th में आपका हिस्ट्री में जो बुक थर्ड है यानी कि जो पार्ट थर्ड है, आज उसमें चैप्टर 10 पढ़ेंगे। बच्चों इस चैप्टर में जो है कुछ टॉपिक जो है डिलीट किए गए हैं, यानी कि आपकी जो बुक है एनसीईआरटी अगर हम बात करें उसमें तो पेज नंबर 75 से लेकर 275 से लेकर 285 तक जो भी टॉपिक आते हैं जिसमें बॉम्बे डेक्कन के बारे में, देहात में विद्रोह, ठीक है, और दक्कन दंगा के बारे में जो है टॉपिक है इसके अंदर, वो आपको नहीं करने हैं। उसके पहले के जितने भी टॉपिक है वही आपको करने हैं, वही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो उसमें आपको मैं वही टॉपिक आपको पढ़ाऊँगी जो 275 पेज से जो पहले के टॉपिक हैं वही मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। तो इसमें पहला आपका टॉपिक आता है इसमें बंगाल और वहाँ के ज़मींदार। आज हम इसमें उपनिवेशवाद और देहात चैप्टर जो है आपका चैप्टर 10 है ये उपनिवेशवाद और देहात। आज हम इसमें ही इसके बारे में पढ़ेंगे कि उपनिवेशवाद के समय पर देहात के इलाकों में कौन कौन सी समस्याएं आई, उसमें बंगाल की समस्याएं हैं, ठीक है, और राजस्व की से रिलेटेड समस्याएं। तो कौन कौन सी चीज़ें जो है कौन कौन से जो है अंग्रेज़ों ने सुधार किए, बंदोबस्त लागू किए, लेकिन उससे काफ़ी जो किसान थे वो परेशान थे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं ईईआईसी जो कंपनी है, यानी कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ग्रामीण इलाकों में अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते, यानी कि उनके खेतों पर इनका नियंत्रण आ गया था और अपनी राजस्व नीतियों को लागू किया। इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे कि इन नीतियों का लोगों के लिए क्या अर्थ है और उनसे लोगों के दैनिक जीवन में क्या बदलाव आया। बात करते हैं बंगाल और ज़मींदारी की। औपनिवेशिक शासन सबसे पहले बंगाल में स्थापित किया गया था, क्योंकि वहीं से एंट्री हुई थी तो बंगाल में सबसे पहले आई थी। बंगाल में ईईआईसी ने ग्रामीण समाज को फिर से संगठित करने और नई भूमि अधिकार और नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने की कोशिश करी। इसलिए उन्होंने भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था लागू करी तथा राजस्व प्रणाली शुरू करी थी। यह बंगाल से स्टार्ट हुई थी। अब हम बात करते हैं वर्धमान में की गई नीलामी की घटना। ये एक घटना है वर्धमान, यानी वर्तमान में वर्धमान। ये बात है 1797 में वर्धमान में एक नीलामी हुई जिसे ग्रैंड पब्लिक इवेंट के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वर्धमान में जो नीलामी हुई थी उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बोला जाता है ग्रैंड पब्लिक इवेंट के नाम से। कंपनी ने राजस्व तय किया और प्रत्येक जमींदार को भुगतान करना था, ठीक है। राजस्व जो अंग्रेज थे उन्होंने एक राजस्व तय कर दिया और सभी जमींदारों को भुगतान करना था। राजस्व का यह निर्धारण स्थायी निपटान के तहत किया गया था और यह वर्ष 1793 से शुरू हो गया था। जो जमींदार राजस्व देने में असफल रहे उनकी संपत्ति को राजस्व वसूलने के लिए नीलाम कर दिया गया, ठीक है। जो राजस्व नहीं चुका पाए उनकी संपत्ति को नीलाम कर दिया गया, बोली लगा दी गई। लेकिन कभी कभी यह भी पाया गया कि नीलामी में खरीदार खुद राजा के नौकर और एजेंट थे। उदाहरण के लिए वर्धमान में नीलामी, यानी कि नीलामी में बोली लगाने के लिए जो अनेक खरीदार आए थे और जो संप्रदाय सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को बेच दी गई। लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही सारी कहानी में अजीब पेंची दिखाई दिया, क्या कि उसमें जानने में आया कि उनमें से अनेक खरीदार राजा के अपने ही नौकर और एजेंट, यानी कि राजा अपने नौकर और एजेंट के थ्रू ही जो है नीलामी करवा रहा था। उन्होंने राजा की ओर से ही ज़मीनों को खरीदा था और नीलामी में कम से कम 95%, ज़्यादा से ज़्यादा 95% जो है अधिक बिक्री कैसी थी, फर्जी थी, ठीक है। तो ये इसमें वर्धमान नीलामी थी। अब बात करते हैं राजस्व के स्थायी निपटान की भी आलोचना की गई। देखिए, राजस्व के स्थायी निपटान की क्या आलोचना की गई, यह जमींदारों के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ, ठीक है। क्यों? इसमें कृषकों के हितों को प्रभावित किया है, जो किसान हैं उनके हित को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, उनके हित में नहीं था और अन्य वर्गों पर करों का जो है बोझ बढ़ गया था, ठीक है। अब बात करते हैं अदा ना किए गए राजस्व की समस्या, क्योंकि जो जमींदार थे वो राजस्व को क्यों नहीं अदा कर पाए, उसकी क्या समस्या थी। ब्रिटिश अधिकारी घिर गए कि कृषि में निवेश को प्रोत्साहित करके कृषि व्यापार राज्य के राजस्व संसाधनों को विकसित किया जा सकता है, ठीक है। यह संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित करने और राजस्व मांग की दरों को स्थायी रूप से तय करने के लिए किया जा सकता है। कंपनी को लगा जब राजस्व तय हो जाएगा तो यह व्यक्ति को लाभ कमाने के साधन के रूप में कृषि में निवेश करने का अवसर प्रदान करेगा और कंपनी को राजस्व के नियमित प्रवाह का आश्वासन भी दिया जाएगा। कंपनी के अधिकारियों के बीच लंबे समय तक बहस के बाद बंगाल और राजस्थान के तालुकदारों के साथ स्थायी समझौता किया गया। ज़मींदारों के पास कभी कभी 400 गांव भी थे। ज़मींदारों ने अलग अलग गांव से किराया जमा किया, कंपनी को राजस्व भुगतान किया और अपनी आय के रूप में अंतर को बरकरार रखा, यानी कि जो उनकी अपनी आय थी वो उनकी एज इट इज़ रही, जो उनको फ़ायदा था, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें इसमें आई। अब बात करते हैं ज़मींदारों द्वारा भुगतान न करने के कारण कि ज़मींदार जो हैं वो भुगतान करने से क्यों चूके। देखिए, ज़मींदार द्वारा राजस्व की अदायगी ना करने के लिए कई कारण जिम्मेदार थे, जिनमें से ये भी शामिल है कि राजस्व की मांगों को बहुत अधिक रखा गया। देखिए, जो राजस्व थे वो बहुत ज़्यादा थे, जो उनके हिसाब के बाहर थे वो नहीं कर पा रहे थे। यह ऐसे समय में लगाया गया था जब कृषि उपज की कीमतें बहुत कम थी, यानी कि जो प्रोडक्शन था उसकी जो कॉस्ट थी वो बहुत कम थी, इसलिए किसानों को भुगतान करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए राजस्व में जो है भुगतान करने में ज़मींदारों को प्रॉब्लम थी। ज़मींदारों का इलाज भी सख्त कानून यानी कि सूर्यास्त कानून द्वारा किया जाता है। कौन सा कानून था उनका? सूर्यास्त कानून, जो पूरी तरह से फसल की परवाह किए बिना था। ठीक है, इस कानून के अनुसार क्या था, ज़मींदारों को निर्दिष्ट तिथि के सूर्यास्त तक राजस्व का भुगतान करना पड़ता था, यानी कि सूरज डूबने तक जो है उन्हें अपना राजस्व को जो है पूरा करना होता था। मतलब ये एक ऐसा कानून था कि जिसे हम बोलते थे ना सूर्यास्त विधि यानी सूर्यास्त कानून, यानी कि यदि निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक भुगतान अगर जमींदार के द्वारा नहीं आता था तो जमींदारी को नीलाम किया जाता था। ठीक है, और इसमें एक और था, इसमें इस्तिमारी बंदोबस्त। इसमें प्रारंभ में जमींदार की शक्ति को रियायत से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया था। तो ये सारी इनकी रियायतें थी। अब हम इसमें बात करते हैं, इस कानून के अनुसार जमींदारों को निर्दिष्ट तिथि के, ये तो मैंने आपको बता दिया, अन्यथा जमींदारी को जो नीलाम किया जाता था। इसके अलावा स्थायी बंदोबस्त, और कंपनी ने जमींदारों की शक्ति को कम कर दिया। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त शुरू करा, जिसमें कंपनी ने जो है जमींदार की जो पावर थी उसको कम कर दिया। कभी कभी रैयतों और ग्राम प्रधान जोतेदारों ने जानबूझकर भुगतान में देरी भी की है। अब बात करते हैं कंपनी द्वारा जमींदारों पर लागू सीमाएँ। कंपनी ने जो है जमींदारों पर कौन सी सीमाएँ लागू करी, क्या उनकी लिमिटेशन दी। ज़मींदार कंपनी के लिए महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ज़मींदार एक ऐसी कड़ी थी जो कंपनी और किसान के बीच की थी, इसलिए ये महत्वपूर्ण थे। लेकिन यह भी उन्हें नियंत्रित और विनियमित करना चाहता था, उनके अधिकार को वश में करना चाहता था। यानी कि जो ब्रिटिश कंपनी है वो ज़मींदारों को अपने वश में करना करती थी और उनकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती थी। इस प्रकार ज़मींदारों के टुकड़ों को भंग कर दिया गया, सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया और कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टरों की देखरेख में उनकी कच्ची अदालतें लाई गई। ज़मींदारों ने स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस को व्यवस्थित करने के लिए अपनी शक्ति खो दी। ठीक है, समय के साथ साथ ज़मींदारों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया और उनकी शक्तियों को जब्त कर दिया गया। तो ये सारी समस्याएं जो हैं ज़मींदारों के साथ में आई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गांव में जोतदारों का उदय। देखिए, इसमें क्या था कि धनी किसानों के समूह को लोकप्रिय रूप से जोतदारों के रूप में जाना जाता था। यानी कि जोतदार किसे बोलते थे? जो धनी किसान होते थे। जोतदारों अमीर किसानों के एक वर्ग थे। उन्होंने भूमि के विशाल क्षेत्रों का अधिग्रहण किया, नियंत्रित व्यापार, धन उधार किया और गरीब किसानों पर अत्यधिक शक्ति का प्रयोग किया, अपनी पावर का इस्तेमाल करा गरीब किसानों पर। उनकी भूमि की खेती शेयर क्रॉपर के माध्यम से ही की जाती थी, जिसे एडीआर या बारगार्ड के नाम से जाना जाता है। गांव के अंदर जोतदारों की शक्ति जमींदारों की तुलना में अधिक प्रभावी थी। ठीक है, उन्होंने गांव के जामा के प्रयासों का जमकर विरोध किया और जमींदारी अधिकारियों को उनके कर्तव्य को करने से रोका। कभी कभी वे जमींदार की नीलामी की गई संपत्ति भी खरीद भी लेते थे। जोतदारों ने जमींदारी व्यवस्था को कमज़ोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बात करते हैं जमींदारों का प्रतिरोध। जमींदार जो थे उनका क्या प्रतिरोध था? अपने अधिकार को कमज़ोर करने से रोकने के लिए जमींदार ने अपनी संपत्ति अपनी माता और पत्नी के नाम कर दी, नीलामी में हेरफेर किया। यानी कि जमींदार जो है वो कमज़ोर हो रहे थे जोतदारों के द्वारा, तो उन्होंने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी अपनी माता और पत्नी के नाम कर दी। ठीक है, नीलामी में हेरफेर किया, राजस्व को जानबूझकर रोक दिया। जो पुराने रैयत हैं यानी कि जो पुराने किसान हैं बाहरी लोगों को आने नहीं देते थे। पुराने ज़मींदार से खुद को जुड़ा महसूस करते थे, यानी कि उन्हें नए ज़मींदार नहीं अच्छे लगते थे, वो पुराने ज़मींदार से जुड़े रहते थे। 19वीं सेंचुरी में मंदी का दौर समाप्त हो गया। फिर उसके जो 1790 के दशक की तकलीफ झेल गया वह सफल हुआ। उसने अपनी सत्ता मजबूत बना ली। ठीक है, राजस्व भुगतान नियम लचीले बन गए, जमींदारी की सत्ता मजबूत हो गई। लेकिन 1930 में फिर वही हाल हुआ तथा जोतदार फिर दोबारा से मजबूत हो गए। 5वें रिपोर्ट है जमींदारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और गतिविधियों पर रिपोर्ट की श्रृंखला की 5वीं रिपोर्ट थी। इसमें क्या था
इसे 1813 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। इसमें 1002 पेज थे, जिसमें 800 से अधिक में जमींदार तथा रैयतों की अर्जी थी। ब्रिटिश संसद ने कंपनी को भारत के प्रशासन पर नियमित रिपोर्ट बनाने के लिए मजबूर किया और कंपनी के मामलों में पूछताछ करने के लिए समितियों को नियुक्त किया। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की प्रकृति व बहसों का आधार बन गया। 5वीं रिपोर्ट में उस अवधि के दौरान ग्रामीण बंगाल में जो कुछ हुआ उसके बारे में हमारी धारणा को आकार दिया गया और 5वीं रिपोर्ट में निहित साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। बुकानन के लेख की बात करें तो बुकानन जो है फ्रांसीसी बुकानन है, उन्होंने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र के तहत विस्तृत सर्वेक्षण किया है। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा है सर्वेक्षण में? बुकानन यात्रा को कंपनी द्वारा प्रायोजित किया गया था और इसकी आवश्यकता के अनुसार योजना बनाई गई थी। इसके और इस बारे में विशिष्ट निर्देश थे कि उसे क्या देखना है, उसे क्या रिकॉर्ड करना है। बुकानन ने पत्थरों, चट्टानों, मिट्टी के विभिन्न परतें, खनिज पत्थरों का अवलोकन किया जो व्यावसायिक रूप से मूल्यवान थे। बुकानन ने परिदृश्य के बारे में लिखा था कि कैसे इन परिदृश्यों को रूपांतरित किया जा सकता है, उत्पादक बनाया जा सकता है। उन्होंने आकलन को कंपनी के वाणिज्यिक हित और आधुनिक पश्चिमी धारणाओं द्वारा आकार दिया गया। जो गठित प्रगति थी वे वनवासियों की जीवन शैली के आलोचक थे। इसमें बुकानन के लिए क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बुकानन कौन था। तो आप बताएंगे कि जो फ्रांसीसी बुकानन है वो एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल की चिकित्सा सेवा में उसने 1794 से लेकर जो 1815 तक जो है उसने कार्य किया। ठीक है, और आप इसमें सिर्फ इतने बताएंगे बुकानन के बारे में। अगर पूछ ले कि बुकानन कौन था तो आप इसमें सिर्फ इतना ही बताएंगे। अब बात करते हैं बंगाल के देहाती क्षेत्र। देखिए, धीरे धीरे समय बीतने के साथ खेती का विस्तार हुआ, खेती बढ़ाई गई और राजमहल पहाड़ियों में चारागाह और जंगल को निगलते हुए खेती के क्षेत्र में पहुंच गया। यानी कि जो वहाँ के पहाड़ियों के चारागाह और जंगल थे उसको काट कर खेत में बदल दिया गया। स्थानांतरण की खेती कुदाल की मदद से की जाती थी। यानी कि स्थानांतरण मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पर झूम खेती जिसे बोलते हैं, पहले 1-2 साल एक जगह खेती करी फिर उसे हटाकर उसे छोड़कर फिर दूसरी जगह खेत बना लिए, तो इसे स्थानांतरण खेती कहते हैं, झूम खेती भी बोलते हैं। और उसे बोलते हैं श्लेषण वर्णन श्लेष खेती। ठीक है, तो इसको फिर जो है कुदाल की मदद से किया जाता है जबकि हल से जुताई की गई। ठीक है, इसमें किसका इस्तेमाल किया गया? कुदाल का और हल का। ठीक है, ये जो है आपका जो ऐसे खतरनाक पहाड़ी इलाके होते थे वहाँ पे बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे। वहीं पर जो है बुकानन भी गए थे, उन्होंने वहाँ का भी जो है पहाड़ों के बारे में भी लिखा है। ठीक है, बुकानन ने, और उन्होंने अपनी पत्रिका में भी जो है यहाँ की मिट्टी, यहाँ के खेतों के बारे में भी लिखा है। अब बात करते हैं राजमहल की पहाड़ियाँ। फ्रांसिस बुकानन जो है वो एक चिकित्सक हैं। उन्होंने राजमहल पहाड़ियों के माध्यम से यात्रा की और उन्होंने इसके बारे में एक खाता दिया। मूल रूप से राजमहल पहाड़ियों में पहाड़ियाँ रहते थे, वे शिकार पर रहते थे। ठीक है, शिकार करते थे, खेती को स्थानांतरित करते थे, भोजन इकट्ठा करते थे और अंतर्गत रूप से जंगल से जुड़े हुए थे। कौन? पहाड़ियों में जो पहाड़ियाँ रहती थी। 18वीं सेंचुरी में अंतिम दशक में अंग्रेज़ों ने जंगल की निकासी को प्रोत्साहित किया और जमींदार और जोतदार ने भी असिंचित भूमि को चावल के खेतों में बदलना शुरू किया। जैसे जैसे खेतों का विस्तार हुआ, जंगल और चारागाह जो से पुड़ गए, क्योंकि जंगल चारागाह के इलाकों को खेत में चेंज कर दिया। इससे पहाड़ियों और बसे हुए किसानों के बीच में जो है संघर्ष हो गया। यानी कि जो जंगल और चारागाह में रहने वाले लोग होते थे उनके बीच में, किसानों के बीच में क्या हुआ, जो है झगड़े हुए। ठीक है, इनके बीच संघर्ष हुआ। 1780 के आसपास संथाल ने इन क्षेत्रों में आ गए। संथाल भी एक जनजाति है, वो भी इस इलाके में आए। उन्होंने जंगल साफ किए और ज़मीन की जुताई शुरू कर दी। संथाल वहाँ बसने के द्वारा निचली पहाड़ियों को हटाए जाने के बाद पहाड़ियों ने राजमहल पहाड़ियों के आंतरिक भाग लिया। अब बात करते हैं संथाल लोगों के बसने के बाद। जमींदारों और अंग्रेज़ों ने पहाड़ियों को वश में करने में असफल होने के बाद उन्हें संथाल में बदल दिया। संथाल आदर्श बसने वाले दिखाई दिए, जंगल को साफ किया और भूमि को समतल किया। भूमि प्रदान किए जाने के बाद संथालों की आबादी तेज़ी से बढ़ गई और उनके गांव भी संख्या में बढ़ गए। जब संथाल बस रहे थे तो पहाड़ियों ने विरोध किया, यानी कि वहाँ के पहाड़िया लोग थे उन्होंने विरोध किया, लेकिन अंततः पहाड़ियों में गहरी वापसी के लिए मजबूत होना पड़ा। इसने दीर्घकाल में पहाड़ियों को प्रभावित किया। संथाल अब एक व्यवस्थित जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने बाजार के लिए कई प्रकार की फसलों की खेती की और व्यापारियों साहूकारों से निपटा, लेकिन राजस्व पर उन पर बहुत अधिक कर
कल जो है टैक्स लगा रहे थे। साहूकार, जिसे दिक्कत बोलते हैं, साहूकार उच्च ब्याज दर वसूल कर रहे थे और कर्ज ना चुकाने पर अपनी ज़मीन ले रहे थे और जमींदार अपनी ज़मीन पर नियंत्रण कर रहे थे। तो बाद में समस्याओं के कारण संथाल ने वर्ष 1855 में 5 से लेकर 1856 तक जो है विद्रोह किया और उन्हें शांत करने के लिए अंग्रेज़ों ने संथालों के लिए नए क्षेत्रों को तराशा। इसके अंदर कुछ विशेष कानून भी जो है अंग्रेज़ों ने लागू करे। तो बच्चों यही मेन टॉपिक है जो मैं आपको संथाल तक आपको पढ़ना है, मैंने आपको बता दी। जिसके बाद जो है बॉम्बे डेक्कन देहात में विद्रोह, ठीक है, ये आपका नहीं आएगा टॉपिक। एक नई राजस्व प्रणाली शुरू की गई, ये भी आपका टॉपिक नहीं आएगा एग्ज़ाम में। राजस्व की मांग और किसान कर्ज, ये भी आपका इस बार टॉपिक नहीं आएगा, ठीक है। कपास और उसकी वैश्विक स्थिति, ये भी आपका टॉपिक इसमें इस बार नहीं। किसानों के अन्याय का अनुभव, ठीक है, ये जो टॉपिक है ये भी। दक्कन दंगा आयोग मैंने जो बताया था आपको, तो ये जो टॉपिक हैं ये इस बार आपके एग्ज़ाम में नहीं आ रहे। तो जो मेन टॉपिक हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिए। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो को, इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।